नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट में। आज की इस वीडियो में हम सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए सारे क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे जिनको एक टाइम बाउंड एग्ज़ाम के अंदर जो है सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग था। इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे थे, जिनके लिए एग्ज़ाम अप्रोच होना बहुत ज़रूरी था और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि वो वही बच्चा कर पाया था उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम के अंदर जिसने उस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी किए थे या तो मॉक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम जो है बेहतरीन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसमें 30 के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम लेवल के होने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन ही जो है बहुत एक अच्छे लेवल का आया था जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी और सेट यूनियन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी की 5/9 की और एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की 13/7 की। अब उसके अंदर एक और प्रोबेबिलिटी दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 11/18 की। तो हमें ये ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये ऑड्स अगेंस्ट जो होता है इवेंट बी का क्या होता है। इवेंट बी क्या होता है, ये सिंपली होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को हम कहते हैं कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। एक्चुअल में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें पता है कि सेट यूनियन का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ए यूनियन बी जो होता है वो होता है ए प्लस इवेंट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक यूनियन सेट यूनियन का फॉर्मूला होता है कि जब दो कोई भी इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, यानी कि दो इवेंट जो हैं अलग अलग तरीके के हैं, तो उनका जो यूनियन का फॉर्मूला होता है सेट यूनियन का वो ये होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है। प्रोबेबिलिटी में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है 5/9 हमको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 11/18 हमको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो है एक डेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर हमें ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है हमें 13/27 दिया है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ए प्रोबेबिलिटी जो होती है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वो प्रोबेबिलिटी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट की। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये कुछ नहीं होता है, ये जस्ट वन में से हमें माइनस किया हुआ होता है। तो ये जो आ जाएगा ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब यहाँ पे जो है हमें साफ दिख रहा है कि हमें निकालना क्या है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। और हमें ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ पे जो आएगा ये थोड़ा मिस्टेक कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आएगा अब ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 13/27। अब यहाँ पे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से ये इधर गया और ये वन माइनस 13/27। तो ये आ गया हमारा 27 में से 13 जाएगा तो 14/27 ये आ जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, जो कि हमारा इस फॉर्मूले से आया है, जो कि हमारा इस फॉर्मूले से आया है। अब यहाँ पे हम जो इसकी वैल्यू रख देते हैं 14/27। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने सबको इधर भेज दिया, ये इस साइड आया तो प्लस हो गया और ये साइड गया तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि इसकी जो एलसीएम आ गया वो 54 आ गया, 9 6 से होता है 6 5 30 हो गया, 18 3 होता है ये 33 हो गया और 27 गुना होता है तो ये 28 हो गया। यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ से तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है। यहाँ से इसको किया तो -3 और यहाँ किया तो +25/54 हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें 1 माइनस 25/54 करना होगा। तो 54 में से जब हमारा 25 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 29/54। कितना हो गया, 29/54 ये आ जाएगा हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आया हमारा ऑड अगेंस्ट बी वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 29/54 अपॉन 25/54। तो ये 54 से 54 गया और ये आ जाएगा हमारा 29/54।
25 जो होगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 29/25 विल बी द ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर के टॉप से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप ऑफ दी 10 मीटर हाई बिल्डिंग का जो है 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि एक ये यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टावर है और ये जो है बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से जो है इस बिल्डिंग के टॉप से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हुआ टावर के टॉप से एंगल ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ वो दे रखा है कितना 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। और इनके जो बीच का डिस्टेंस दे रखा है टावर और बिल्डिंग के बीच का वो 50√3 मीटर दे रखा है। तो अब हमें हाइट पूछ रहा है, ये टावर की हमें हाइट निकालनी है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल बेस के। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 50√3 हो गया और ये ट्रांसवर्स अपोजिट एंगल हो गया दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो हम इसके अंदर इस ट्राइंगल के अंदर जो है इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। 1060 1060 की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर बाय बेस की होती है। तो परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं p अपॉन बेस जो है हमारा वो 50√3 दिया हुआ है। ये रहा हमारा बेस जो 50√3 दिया है। और 1060 की वैल्यू जो होती है वो √3 के बराबर होती है। 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 के बराबर होती है। तो 50√3 ये हो गया। तो यहाँ से हमारा जो p आया परपेंडिकुलर वो कितना आ जाएगा, 50 इंटू √3 से √3 कट जाएगा तो 3। तो ये आ जाएगा हमारा 150। तो p कितना आ गया हमारा 150। अब ये जो है बिल्डिंग जो है 10 मीटर की है, तो ये भी कितने की हुई, यहाँ हाइट जो होगा 10 मीटर क्योंकि बराबर होगा अपोजिट। तो जो टावर की हाइट हो जाएगी वो टोटल कितनी आ जाएगी, 150 प्लस 10 यानी कि 160 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि 15 स्टूडेंट्स के द्वारा जो है 25 में मैक्सिमम 25 ने टेस्ट आर गिवन। अच्छा, 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया जिसमें 25 में से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, 13 है ना, 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24। तो अब इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, मोड्स ऑफ डेटा क्या। अच्छा, प्रोडक्ट बोल रहा है मोड्स, यानी कि मोड्स एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा है तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 13 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 13 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। 11 एक बार हो रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। 16 जो है हमारा एक ही बार आ रहा है, उसे भी छोड़ देंगे। 15 जो है हमारा 15 2 बार आ रहा है, तो 15 हमारा 2 बार आ गया। 18 जो है एक बार भी नहीं आया। 12 जो है हमारा एक ही बार आया है। 13 एक ही बार, 14 एक ही बार, 10, 22, 15, 21। तो यानी कि जो हमारा मोड होगा, जो सबसे रिपीटिंग नंबर है वो है ये 13 और 15। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 को 13 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट से 5, जो कि है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी कैन कंप्लीट अ जॉब जो है 12.5 दिन में, बी और सी कैन कंप्लीट द सेम जॉब, कंप्लीट द सेम जॉब जो है। अच्छा, ए और बी किसी काम को करने में 12.5 दिन लेते हैं और बी सी उसी काम को करने में 18.75 दिन लेते हैं, और सी और ए जो है कंप्लीट करने में उसी काम को 15 दिन लेते हैं। तो ए बी सी जो है डी के साथ कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, जहाँ ये दे रखा है जो डी की एफिशिएंसी है वो 40% है सी की एफिशिएंसी के। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये देख लेते हैं हम ए और ए प्लस बी जो है ये हमारा कितने दिन में काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं हमारा 12.5 डेज में। बी प्लस सी जो है हमारा कर रहे हैं 18.75 में। और सी प्लस ए जो है हमारा 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 125/10। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा, तो ये आ जाएगा इसका जो हम एक सेकंड इसको रफ कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया। तो ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो आएगा वो ये आया कि 125/10 हुआ 25/2 दिन लेगा। अब यहाँ पे हम 18.75 को जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये आ जाएगा। तो 25 से एक बार सीधी सीधी कर लेते हैं। तो 25 को अगर हम करते हैं 7 से 175 हो जाएगा, और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये इतने डेज लेगा। और ये 15 तो ऐसी का ऐसी है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 75 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 75 इनका एलसीएम आ जाएगा इन फ्रैक्शन का। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। और इसी तरीके से बी और सी 4 यूनिट। और 15 को 75 से कर रहे हैं तो 5 यूनिट, यानी सी प्लस ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो टू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 15 यूनिट काम जो है एक दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करते हैं, 15/2 का।
अब यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ से c की एफिशिएंसी इधर हम लिख लेते हैं। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 दे रखी है प्लस c और 15/2, तो यहाँ से 6 की c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15/2 माइनस 6, तो ये 12 3/2, 3/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई सी की। तो डी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, डी की एफिशिएंसी जो आती है बता रखी है वो 40% दे रखी है सी की एफिशिएंसी के। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2 से 2 गया और ये 2 से 5 गया, तो यानी कि डी की एफिशिएंसी आ गई 3/5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, ये आ गई यहाँ पे 7.5 ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 0.6। तो जो टोटल काम होगा वो कितना कर रहे हैं 75 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7.5 प्लस 0.6, तो ये आ जाएगा हमारा 75 अपॉन 8.1, 8.1। तो यहाँ से पॉइंट हटा तो 0 आ गया, और जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27, 3 से काटने के बाद ये 250/27 आ गया। अब ये हमारा 250/27 जो आएगा, 250/27 इसको अगर हम 9 से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 243, 27 9 जा 243, और बचा कितना 7/27, 7/27 तो आ जाएगा हमारा 9 यूनिट 7/27, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज एज दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की 20 साल, तो जो इनका सम हो जाएगा इनकी एज का, ए प्लस बी प्लस सी की एज का जो सम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 ईयर्स। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि अब वो कहता है कि 2 साल पहले, तो ए में से 2 साल घटा लेते हैं, और कहता है कि सम दे रखा है 2 साल पहले का ए प्लस बी का, तो बी में से भी 2 कट जाएगा, वो कितना था 6 साल ज़्यादा था सी से, तो सी से 6 साल ज़्यादा था, तो सी में से भी हमारा -2 कर देते हैं क्योंकि ये 2 साल पहले की बात हो रही है, और ए प्लस बी सॉरी ए बी और सी जो है इनकी प्रेजेंट एज है, तो ये -2 से -2 कट गया, तो ये ए प्लस बी सी इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर से -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ गया। तो ए प्लस बी माइनस सी जो है 8 ईयर्स दिखा रहा है। अब हमें जो है सी की एज पूछ रहा है, तो हम इसको सबको माइनस कर देते हैं। तो जब इसको हम माइनस कर देंगे, ये से ये कट गया, यहाँ से 2c आ गया, और ये आ गया हमारा 52, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 26 ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 20, 35 और 10% का। तो सबसे पहले हम हाँ, 20 और 10 का निकाल लेते हैं। अच्छा, अब सक्सेसिव डिस्काउंट का हम सबको ये फ़ॉर्मूला पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो यही होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो हम इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सीरियल वाइज़ ही चलना है, हम किसी भी चीज़ को हम किसी भी डिस्काउंट्स को पहले ले लेते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं 20 और 30 का, 20 और 10 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20 और 10 को अगर हम करेंगे तो ये 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, और ये 30 माइनस 2, तो यानी कि 28 आ गया। 20 और 30 20 और 10 30 और 2 गया 28। तो अब हमें निकालना किसका है 28% और 35% का। तो ये 28 इंटू 35 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 63 इधर से आ जाएगा। अब 63% इधर से आया, तो या 63 से कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35 8 जा 40 8 24, और ये 28 ये हो गया, और 35 दूना 70, 70 70 80 90, 98 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे हमारा क्या नाम है पॉइंट आ जाएगा। जब हम ये 2 जीरो हटाएँगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा, और 9.8 से अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2 इधर आ गया, और 12 में से 12 में से हो गया 3, और ये 53, तो 53.2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो दे रखी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की किसी बंद क्यूबॉइड की 6 6:3:2 का अनुपात दे रखा है। इनका लेंथ का, विड्थ का, हाइट का, और जो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का वो 1800 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें साफ पता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू एल जो है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है किसी भी क्यूबॉइड का। तो ये दे रखा है हमें 1800, तो यहाँ से 2 से ये चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 900। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करेंगे तो 6 तिया 18। अब ये सबको हमने x मान लिया है ना? ये मान लेते हैं इनकी लेंथ जो है ये 6x हो गई, ब्रेथ 3x, हाइट 2x ये हो गई। तो 6 तिया 18x स्क्वायर, ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, हाइट और लेंथ की बात करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 900 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 36 का x स्क्वायर जो है 9 के बराबर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 100 चला गया, 4 से चला गया, और ये 25 आ गया। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर रूट 25 आ जाएगी, तो x कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ से जो लेंथ आ जाएगी, लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30, ब्रेथ आ जाएगी 15, और हाइट आ जाएगी 10।
तो वॉल्यूम अगर हम निकालें तो ये 30, 15 और 10 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी 15 या 45, 4500, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो स्क्वायर के ऊपर बना दिया गया है। तो मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इसके ऊपर बना दिया गया है। अब इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो ट्राइंगल की भी साइड सारी एक हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी है और बीसीडी, बीसीडी जो है, बीसीडी एक स्क्वायर हो गया। अब ये पूछ बोलता है ई ए बी, तो ई ए बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए ई बी और 3 टाइम्स ऑफ ये निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ और इसको y। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है? x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y निकालना है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि ये 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा कितना हो गया हमारा? 150 डिग्री, और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो x इक्वल टू वाई हो गया। तो x इक्वल टू वाई हो गया। तो बचा हुआ इस पूरे ट्राइंगल में, है ना, इन ट्राइंगल बी ए ई के अंदर देखा जाए तो एंगल बी तो हमारा जो है 150 आ गया। तो बचा हुआ बाकी 30 जो है उसको 2 में डिवाइड कर देंगे, तो यानी 15-15, जो कि x और y की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू यहाँ 15 आ गई प्लस y की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 15 आ गई। तो ये 45 हो जाएगा। 45, 50 और 60 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विपिन जो है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस जर्नी का स्पीड का ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो बाकी बचा है वो 40 किलोमीटर से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। तो उसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस क्या है जो उसने ट्रेवल किया है। तो मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x इसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम जो आएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो दिया है 12 घंटे दिया है। तो पहला जो हुआ वो क्या हुआ? 1/3, 1/3 अगर 3x का निकालेंगे तो x हो जाएगा, जो कि उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से किया है। बाकी बचा 2x जो है उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किया है। तो ये हमारा 120 आ गया। तो 120 आने के बाद ये 4x हो गया, और ये 3 से जाएगा तो ये हमारा 6x हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10x अपॉन 120 इंटू 12। तो यहाँ से ये गया, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 144। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, तो 3 टाइम्स जो होगा हमारा 144 कितना आ जाएगा? 432 किलोमीटर जो होगा टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू का रेशियो दे रखा है अनुपात 3:4, क्यू आर का 4:7। अब यहाँ पे क्यू कॉमन है और दोनों का बराबर है, तो अब हमें जो है इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। पी क्यू का जो है 7 आ जाएगा ऐड करने पे, क्यू आर का रेशियो जो है 11 आ गया, और आर पी का जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 10। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो विदाउट पेन ही करना था हमें। अब इसमें एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज इसका मतलब 25, 46 और y की एवरेज 11 दिया, तो इनका सम कितना आ गया? 25, 46 और y का सम आ जाएगा 33। तो यहाँ से सिंपल सी चीज है कि यहाँ से 33 जो आएगा कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 8 गया, तो ये -38 इसका y का, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको सम करके इसमें से माइनस कर लेंगे, y आ जाएगा -38 इसका करेक्ट। देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 कार्ड एक के बाद एक निकाले गए हैं और उनको निकालने के बाद वापस रख भी देते हैं, रिप्लेसमेंट भी हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला कार्ड जैक होगा, है ना, दूसरा कार्ड काला होगा, ब्लैक होगा, और तीसरा कार्ड जो होगा इवन नंबर का कार्ड होगा। तो हमें पता है कि इस 52 में के अंदर 2 रंग होते हैं, रेड और ब्लैक। तो 26-26 ये होते हैं। ये बेसिक नॉलेज हो गई थोड़ी सी। अब इसके अंदर जो है, एक में इसमें रेड में 2 जैक होते हैं और ब्लैक में भी 2 जैक होते हैं, ठीक है। अब इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर की अगर हम कार्ड की बात करेंगे तो वो कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब देखते हैं जी, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? जैक। तो जैक कितने हो गए? 4। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 12। दूसरा क्या कहता है जी? दूसरा ये कहता है कि ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं जी? 26। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। और तीसरा कार्ड क्या कहता है? इवन नंबर कार्ड। तो यहाँ पे इवन नंबर कार्ड कितने हो गए हर एक डेक में? तो 5 ही हो गए। 5 इवन नंबर के कार्ड, लेकिन ऐसे कितने हैं? ये हमारे आगे जाके 2 बन रहे हैं, ये भी 2 में डिवाइड हो जाता है। 4 अलग वैरायटी के होते हैं, लेकिन 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक, तो यानी कि 4 हो गए हमारे इवन। तो ये 20 इवन हो गए हमारे 52 के कार्ड में। अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 13 इधर से, ये 13 से 2 चला जाएगा, ये 2 से 26 आ जाएगा, ये 2 से गया तो 13 आ गया, ये 2 से यहाँ 26 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर 5 आ जाएगा
और नीचे 8 यूनिट डिजिट में आएगा, तो 13×6 = 78, 13×26 और ये 33, तो 5/333 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसके अंदर जो है थोड़ा-सा हमें कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम एक ही कार्ड चूज़ कर रहे हैं, तो हम 4C1 कर लें इस जगह के लिए, यहाँ हम 26 में से एक कार्ड चूज़ कर लें और यहाँ जो है 20 में से हम एक कार्ड चूज़ कर लें। तो ये जो आएँगे वो सारा का सारा जो होगा वो ये 4 ही आएगा, इसमें 26 और इसमें 20 ही आएगा। तो हमें ये लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। हमने डायरेक्ट जो है 4/52, 26/52 और 5 × 4/52 कर लिया, जिससे हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और रहता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कब इनटू करना होता है और कब प्लस करना होता है। तो जब कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि अलग-अलग इवेंट जो एक साथ हो रहे हों, यानी कि ऑन द स्पॉट एक के बाद एक हो रहे हों, तो हम उसमें इनटू का साइन लगाते हैं, या फिर वो थोड़े-थोड़े इंटरवल के बाद हो रहे होते हैं, जैसे पेयरिंग में हो या थोड़े-थोड़े इंटरवल के बाद हो, तो हम उसमें प्लस का साइन बीच में लगाते हैं। ये एक छोटी-सी ट्रिक है याद रखने की कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें प्लस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 80 लीटर, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार एसएससी के सीजीएल्स में आए थे, जो कि काफ़ी बच्चों से कम टाइम एग्जाम के लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाए थे। तो इसके अंदर अब देखते हैं कि इसके अंदर 80 लीटर दे रखा है, स्पिरिट और वाटर का रेशियो जो अनुपात दिया हुआ है स्पिरिट और पानी का, वो 7:9 का दिया है। कंटेनर कंटेनर ए के अंदर अब करता क्या है कि 20 लीटर जो है इस मिक्सचर का कंटेनर बी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंटेनर ए में 20 लीटर वापस पानी डाल देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि 32 लीटर जो है मिक्सचर को अगेन जो है बी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है पानी का और स्पिरिट का। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं 133-77 रेशियो, 177 131 रेशियो, तो ये आगे पीछे करके दिया हुआ है। और यहाँ पे भी 87-41 का और 41-87 का रेशियो दिया है। तो हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हमें किससे किसका रेशियो निकालना है। तो वाटर से स्पिरिट का रेशियो हमें निकालना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ हमारी मिक्स हो रही होती है, जो चीज़ हमारी मिक्स हो रही होती है, हम उसके अपोजिट यानी दूसरी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर 20 लीटर का जो है पानी मिक्स किया गया है। क्या किया है? 20 लीटर का पानी मिक्स किया गया है, तो अब हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो स्पिरिट को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो मान लेते हैं ये रहा एक कंटेनर ए होगा, यहाँ पे ये कंटेनर बी की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे हम जो करेंगे वो स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए हमारी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन होगी वो स्पिरिट को ध्यान रखते हुए होगी। तो जो स्पिरिट अपॉन टोटल का काम होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्पिरिट बाय टोटल कितना हो जाएगा? स्पिरिट है हमारा 7 और टोटल हो जाएगा हमारा 16। स्पिरिट है 7, ये इस रेशियो में जो है हमारा स्पिरिट टू टोटल रेशियो ये दिया हुआ। अब इसके अंदर क्या किया, बी के अंदर 20 लीटर निकाल के डाल दिया गया इसमें से। तो इसमें जो स्पिरिट बाय टोटल का रेशियो होगा वो क्या होगा, स्पिरिट बाय टोटल का वो हो जाएगा इतना 4 5 जा 4 4 जा, तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35/4 जो होगा इसके अंदर स्पिरिट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट की बात हो रही है, अभी टोटल हमें बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि जो 20 लीटर मिक्सचर ए से निकाल के बी में डाला गया है, उसके अंदर जो स्पिरिट है वो कितने हैं, 35/4 लीटर। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो पानी मिलाया गया है 20 लीटर का, है ना, 20 लीटर का पानी भरा गया है, तो 20 लीटर का पानी वाटर जो है भरा गया है। वाटर तो टोटल कितना था पहले, 60 था, लेकिन 20 लीटर मिला दिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20:80। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1:4 इसका हो जाएगा जो मिक्स किया गया वाटर और टोटल का। तो स्पिरिट का रेशियो कितना आ जाएगा इसमें, अगर हम स्पिरिट का देखें तो स्पिरिट का देखेंगे तो ये 3/4 का आ जाएगा टोटल का। तो यहाँ पे देखा जाए जो स्पिरिट मिला है टोटल के रेशियो में वो मिला है 3:4 में। स्पिरिट जो मिला है दूसरे प्रोसेस में वो कैसे मिला है, 3:4 में। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्पिरिट जो आएगी अब इस नए मिक्सचर के अंदर 20 लीटर मिलाने के बाद वो आ जाएगी 21 16 चौक 64, 21:64 टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें जो है 32 लीटर जो है इससे निकाल के जो है कंटेनर बी के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो 61 से ये 2 बारी में गया, तो अब जो स्पिरिट आई है वो इतने लीटर की स्पिरिट आई है। अब जो आई है कितने लीटर की स्पिरिट आई है, वो इतने लीटर की स्पिरिट आई है। तो टोटल स्पिरिट जो हो जाएगी इन बी के अंदर वो कितनी हो जाएगी, 35/4 और 21/2। तो इसको 4 कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 77/4 की टोटल स्पिरिट आ जाएगी। अच्छा, टोटल जो इसके अंदर मिक्सचर टोटल जो मिक्सचर बोला जाए या फिर टोटल मिक्सचर जो आएगा लीटर के अंदर, लेकिन ये लीटर के अंदर आएगा, वो कितना होगा इसके अंदर, टोटल जो मिक्सचर होगा लीटर में वो आ जाएगा 20 + 32। तो ये आ जाएगा हमारा 52 लीटर का टोटल आ गया, 52 लीटर का क्या आ गया टोटल। अब यहाँ पे ये बोलता है कि इन बी के अंदर इस बी के अंदर वाटर का और स्पिरिट का, तो स्पिरिट का तो आ गया हमारा 77/4। तो वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
52 में से हम जो है 77 सॉरी 77/4 को हम जो है माइनस करेंगे, है ना? तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 से नीचे तो नीचे कट जाएगा, तो इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 4 5 जा 20 माइनस 77/4 रेशियो 77/4 4 से ये 4 कट गया और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 131 रेशियो 77 इसका करेक्ट आंसर जो कि है वाटर रेशियो स्पिरिट का कंटेनर बी के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समय पे किसी पार्क के अंदर अगर सर को गिना जाता है और लेग्स को गिना जाता है, उस पार्क के अंदर बंदर और ह्यूमन यानी इंसान दोनों घूम रहे हैं या दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये पाया जाता है कि अगर जब सर को गिनते हैं तो 54 टोटल हेड है ह्यूमन और मंकी का मिला के, और अगर हम लेग्स को गिनते हैं तो 148 टोटल लेग है। तो हमें इसके अंदर मंकीज निकालने हैं, हमारे मंकीज कितने। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है हमारा स्ट्रेट मेथड होता है, स्ट्रेट मेथड जो होता है वो होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये हमारा सीधा मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन होता है। अब इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि इस साइड पे मान लेते हैं कि क्या है मंकी, और इधर मान लेते हैं हम ह्यूमन। तो ऐसा अगर हम मान ले कि मंकी के तो 4 पैर होते हैं, ह्यूमन के 2 होते हैं लेग्स, ये भी मान लेते हैं क्या है लेग्स। तो अच्छा अब ये दे रखा है कितना 54 हेड, तो यानी कि इन टोटल जो थे टोटल वो क्या थे 54 ही थे, चाहे वो ह्यूमन प्लस मंकी दोनों को मिला के कितने थे 54। तो अगर हम ये मान लें कि सारे के सारे मंकी ही थे पार्क के अंदर, तो उनकी जो लेग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उनकी लेग हो जाएगी 54 इंटू 4, तो ये कितनी हो जाएगी 16 4 5 20 21 216 लेग मान लेते। अगर ये मान लें कि सारे के सारे जो हैं ह्यूमन यानी इंसानी होते, तो ये कितनी हो जाती है 108 इनकी जो है टांगे हो जाती, ठीक है। लेकिन जो टांगे हमें दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं 148 टांगे थी लेकिन टोटल, तो जब हम 216 माइनस करेंगे में से 148 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 68 हो जाएगा। और जब हम 148 में से 108 माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 रेशियो 4 1 4 4 7 28, यानी कि 10 रेशियो 17 में जो है, यानी कि 10 यूनिट अगर उसके अंदर मंकी थे तो 17 यूनिट जो है उसके अंदर ह्यूमन थे, तो ये 27 की वैल्यू, तो ये 27 की वैल्यू जो है किसके बराबर दे दी है यूनिट, वो दे दी है 54 के। तो यानी कि इन टोटल 54, तो यानी कि दुगना हो गया, तो मंकी 20 हो गए 34 ह्यूमन हो गए, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया था कि मंकी कितने हैं, तो आंसर आ गया हमारा 20 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बस कुछ नहीं, यहाँ तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1/बी, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। तो ए को सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 33, और जब ए प्लस बी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 83, और इसको कर देते हैं ए प्लस ए माइनस बी तो करेंगे तो 6 3 9 हो जाता है, और 6 6 12 13 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 ही 8, तो 83 से कट गया, 3 3 या 9 3 बन गया, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 11/3। अब यहाँ बी की वैल्यू देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है, जब 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और जब प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और 1 3 और 1 4। अब इसी तरीके से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 में से 5 गया 1 5 41, और जब 6 5 11 और ये 77 71 सॉरी, 6 5 और 1 6 और 1 ये 7, तो ये 41 से 41 चला गया, 11/71 बी आ गया। अब ये बोलता है 1/बी, 1/बी का मतलब हो गया 71/11 माइनस 21/ए, तो 11 ये हो जाएगा 3/11। तो अब ये साफ दिख रहा है हमको, ये 71 में से 60 माइनस कर रहा है, तो ये 11/11, तो यानी कि आंसर हमारा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज वेट दे रखा है पहले 3% का 14 में से 78 केजी, और जो 14वां आदमी है जो यानी 14th आदमी है उसका जो एज है वो सॉरी जो उसकी वेट है वो वेट 39 केजी ज़्यादा है उन 14 के 14 के एवरेज के। तो 14वें पर्सन यानी कि 14% की हमें वेट निकालना है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारा, ये सिंपल जो हो जाता है वो हो जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ये हमारा आराम से हो जाएगा। बाकी हम इसमें यूनिटरी मेथड एक्स लेके भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये क्या कहता है। मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर ये मान लेते हैं कि 13 आदमी का जो एवरेज है 14 में से वो 17 है, और ये हम मान लेते हैं 14 का जो एवरेज है वेट वो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है 14वां आदमी की जो वेट है वो 39 केजी ज़्यादा है एवरेज से, यहाँ एवरेज हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये 13 लोगों का एवरेज है और ये 1 लोगों का एवरेज है।
तो जब हम इसको माइनस करते हैं, अच्छा ये x है और ये x से ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये 39 में से x जाएगा, तो 39 में से जब हम x गया तो ये हमारा आ गया 39। क्या आ गया हमारा 39। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये इसमें से ये माइनस हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये x में से 78 माइनस होगा। तो 39 अपॉन x माइनस 78 जो है वो क्या दे रखा है 13/1, क्योंकि ये 13 लोग थे ये 1 लोग है, तो 13 को करते हैं तो 3 से चला जाता है, 13 को करेंगे तो 3 से जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये हमारा x माइनस 78 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81। अब x की वैल्यू 81 आ गई तो 14वें आदमी का जो वेट है वो 39 ज़्यादा है 81, यानी कि 14 के एवरेज के बराबर, एवरेज से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120 केजी इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी ने 15 किलो एप्पल खरीदे 180 रुपए पर किलो में होलसेलर से, और होलसेलर ने क्या करा 950 ग्राम दिया 1 केजी के बदले में। भाई उसने खरीदना तो चाहा वो 15 किलो और पैसे भी उसने 15 किलो के हिसाब से दिए, लेकिन जो घपला करा होलसेल वाले ने उसने ये करा कि 1000 ग्राम की जगह उसको 950 ग्राम दिया 1 किलो पे। तो भैया अब इसको लगा बी को ये इसको घाटे का सौदा हो गया। तो बी ने क्या करा, बी ने ये सोचा कि कोई नहीं, मुनाफा तो मैं कमाना है, बिजनेसमैन तो मैं हूँ तगड़ा। तो बी ने सोचा कि मैं ये सारे के सारे एप्पल 180 में बेच देता हूँ, ये बोल के कि भैया मैंने जितने में खरीदे उतने में बेच देता हूँ, तो इससे धंधा भी हमारा सही हो जाएगा। तो उसने क्या करा 180 में खरीदा तो 180 में ही बेच दिए सारे पर किलो के हिसाब से। यानी 1 किलो उसने 180 में खरीदा तो उसने 1 किलो 180 पे बेच भी दिया। लेकिन भैया ये था सबसे इससे भी बड़ा बिज़नेसमैन व्यापारी। तो उसने क्या करा कि हर ग्राहक को 1000 ग्राम देने की जगह उसने क्या करा, उसने हर ग्राहक को 750 ग्राम ही दिए। तो यानी कि 250 ग्राम का इसने यहाँ पे हर किलो 1 केजी पे जो है बचत करी या फिर घपला करा। तो अब बताना है कि बी के द्वारा प्रॉफिट अर्न कितना किया गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस को जो है सबसे सही तरीका जो था इसका करने का ये था, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली थी, इसमें नोट करने वाली ये थी कि जितने में उसने खरीदा 180 में, उतने पे ही उसने बेच दिया 180 पे। तो यहाँ पे जो रोल प्ले किया, वो रेट ने रोल प्ले नहीं किया प्रॉफिट में। जो रोल प्ले किया प्रॉफिट में वो इनके वज़न ने किया। तो यहाँ पे जो 950 में से दे रहा था, अब वो कितना दे रहा है 750 ग्राम वो दे रहा है। तो जो यहाँ पे जो रोल प्ले किया प्रॉफिट में, वो रोल प्ले किया है वज़न ने, यहाँ साढ़े 750 ग्राम और यहाँ 950 ग्राम। तो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि भाई उसने तो 1000 ग्राम के पैसे दिए बी ने, लेकिन जो उसने खरीदा वो एक्चुअल में खरीदा कितना 950 ग्राम। ठीक है जी, खरीदते समय की बात हो रही है, ये बाय के करते समय की बात। ठीक है, अब जो उसने सेल किया, अब उसने सेल क्या करा भाई, उसने 750 ग्राम सेल किया एक्चुअल में, लेकिन भाई बोला कितना कि मैं उसको दे कितना रहा हूँ 1000 ग्राम। ये तो बड़ी बेकार बात हो गई। अब जो है इनको हम देख लेते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो अब इनका जो है प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या होगा, ये 3 से 3 जीरो इधर से कट गया, यहाँ से ये कट गया, और इसको जब हम करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 45 हो जाएगा, और ये 15। तो यानी कि 15:9 का इनका ट्रांजेक्शन आया इन टोटल में खरीदने और बेचने में। तो ये जो प्रॉफिट आया उसका, यानी कि 15 की चीज़ उसने 19 में बेच दी, यानी कि 4 का प्रॉफिट। अब ये 4 का प्रॉफिट हुआ उसको 15 पे, और 100 हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 80/3। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाता है 26.666%। तो जो कि हमारा अप्रॉक्स देखा जाए तो 26.67 हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया इसका एग्जाम अप्रोच जो हमें करनी चाहिए थी। और बाकी जो है हमें इसका दूसरा तरीका वो ये हो सकता है कि हम इसका हर वेट में इनका वजन निकालें, कि 1000 ग्राम के बदले जो है 950 दिया तो 15 केजी में कितना होगा। फिर उसके बाद दूसरी साइड में देखा जाएगा कि 750 ग्राम 1000 के बदले दिया तो 15 जो 14 केजी समथिंग जो आएगा, वो उतने में कितना ग्राम हुआ। तो जो फिर डिफरेंस आया उनको डिफरेंस निकाल के 14 दशमलव जो भी हमारा केजी आया होगा स्टार्टिंग में जो उसने एक्चुअल में खरीदा 15 के बदले, उससे डिवाइड करेंगे तो फिर परसेंटेज निकालेंगे, जो कि कैलकुलेटिव हो रहा है, लंबा पड़ रहा है उससे, और उससे जो है कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो जो इसका सही मेथड था एग्जाम में करने का वो यही था। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड उस समय एग्जाम में आया हो। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, वो उसने उसी मेथड से अटेम्प्ट किया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, कि 1000 का जो है इक्विवेलेंट हो गया 950 ग्राम, तो 15,000 ग्राम का कितना हुआ। तो वो वही क्वेश्चन वही लोग कर पाए जिन्होंने बाकी क्वेश्चंस में अपना टाइम बचाया, या फिर जिनके पास टाइम बचा वही लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। नहीं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोचना बहुत कम ही बच्चे शायद इस जो है मेथड को सोच पाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि उतना प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पे। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को इन फ्यूचर कभी आए तो हम उनको इस तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज की जो लंबाई दे रखी है वो 48 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको पिघला के जो है एक छोटे-छोटे क्यूब्स में बदला जाता है, जिसका वॉल्यूम क्या है, हर क्यूब का 64 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछता है, अच्छा इसके अंदर ये भी बोला जाता है कि जब क्यूब को पिघला के दूसरा क्यूब बनाने में कोई भी मेटल या फिर कोई भी जो है चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं, कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूब हमारे बन सकते हैं। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है,
ए क्यूब साइड का क्यूब, तो बड़ा क्यूब जो है उसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 48 इंटू 48 इंटू 48। तो यहाँ n नंबर ऑफ क्यूब बन जाएंगे और एक का जो है वॉल्यूम कितना दे रखा है 64। तो n का वॉल्यूम कितना आ जाएगा n इंटू 64। तो अब ये निकाल लेते हैं हम। 16 से 4 बार चला जाएगा, 16 से 3 बार चला जाएगा, 4 से ये 12 बार चला जाएगा। तो अब इसके अंदर 3 का निकाल लेते हैं कि हमारा जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 और 1 9 नहीं है, 7 8 और 1 9 7 3 10 ये नहीं है, और ये 7 और 1 8 और 1 9 और ये 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं है हमारा। 7 और 1 8 और 8 16 4 20 नहीं है, तो ये हमारा 3 का मल्टीपल और हमारा 4 का मल्टीपल भी है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बाय ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पेंसिल और 3 पेन की कॉस्ट 55 दे रखी है, 7 पेंसिल। तो ये सिंपल सा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए। तो 2 पेंसिल और 2 पेंसिल और 3 पेन की कॉस्ट 55 दे रखी है, और यहाँ पे 7 पेंसिल 2 पेन की कॉस्ट 65 दे रखी है। तो एक की निकालनी है। अब जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और इसको हम 3 से इंटू कर देते हैं। तो ये पेन की कॉस्ट इसमें से कट जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 21 पेंसिल प्लस 3 पेन, और ये 3 5 या 3 6 या 18 और एक ये 19 आ जाएगा। और यहाँ से 4 पेंसिल पहले ये इधर हो गया और इसको इधर निकाल लेते हैं। 4 पेंसिल और ये कितना आ जाएगा हमारा 6 पेन, ये 110। तो अब इसमें माइनस कर लेते हैं, तो ये यहाँ से गया तो ये कट गया हमारा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 17 पेंसिल, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 85। तो 17 से 5 बार गया, तो पेंसिल की जो कॉस्ट आ गई वो 5 आ गई, और पेन की कॉस्ट इसमें रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, पेंसिल 5 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पेंसिल की कॉस्ट 5 आ गई, तो ये 10 3 पेन 55। तो यहाँ से जब जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 इधर गया 55 में से तो 45, 45 आया, 3 से गया तो ये 15। तो पेन की कॉस्ट 15 आ गई, और दोनों का जब हम सम कर देते हैं तो 20 हमारा इस करेक्ट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पिलर है इक्वल हाइट के, जो है दोनों रोडवेज किसी रोड के 2 साइड पे खड़े हैं, और वो जो रोड का ये फिगर मान लेते हैं, ये इसका फिगर है। 150 मीटर की रोड की जो है चौड़ाई है, 2 पिलर हैं सेम हाइट के खड़े हैं, और रोड के बीच से जो है उनके एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप को देखा जाता है, यहाँ से ये और यहाँ से ये सच एक इस तरीके से देखा जाता है कि जो 10x, अगर इसको x मान लेते हैं, तो जो 10x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2:5 की, और इधर से अगर हम इसको y मान लेते हैं तो 10y की जो वैल्यू आ रही है वो 3/5 की आ रही है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि दोनों की हाइट बराबर है, तो इसको पहले तो बराबर करना पड़ेगा। ये जो फ्रैक्शन दे रखा है हमें, तो ये 6 ले लेते हैं, तो इसको 3 से इधर इंटू कर लेंगे, इसको 3 से, इसको यहाँ 2 से इंटू, यहाँ से 2 से इंटू। तो ये कितना आ गया हमारा, ये 10 यूनिट आ गया, और ये कितना आ गया हमारा 15 यूनिट आ गया। तो एक्चुअल में ये जो 10 और 15 यूनिट का जो सम है वही हमको 150 के बराबर दिया गया है। तो यानी कि 25 की वैल्यू जो है, यूनिट की वैल्यू हमें 150 दी गई है, जो कि सीधा-सीधा हमको 6 गुना दिख रही है। अब ये पूछता है कि हाइट क्या है ईच की, तो ईच की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 6 यूनिट, और यहाँ 6 गुना हो रहा है, तो 6 से 6 यूनिट कितना हो गया 36, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 डिजिट का नंबर है 11p9q4 दे रखा है, 24 से डिवाइड किया है 11p9q4। अब ये 24 से डिवाइड किया, तो 24 का जो फैक्टर होता है वो 3 और 8। तो इसके अंदर 3 से करने के लिए 9 से ये चला जाएगा, 4 5 6, तो ये 3 से तो हो गया डिवाइड। अब हमें पी और क्यू को देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 7 6 42 2 यूनिट में, ये 8 चौक 32। नहीं तो ये जो है डिजिट में हमें इनको ब्रेक करना होता है। अगर हम डिजिट, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें बहुत केसेस बन जाएंगे, तो हमें इसमें बाय ऑप्शन जाना सही है। तो अब इसमें देखेंगे तो 17 चौक 68 होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिजिट नहीं है। बाकियों में हमारी जो है डिजिट का अगर हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन देखें तो यही एक कॉम्बिनेशन बनता है जो डिजिट में बनेगा। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम डिवाइड होना चाहिए, तो 6 6 12 होएगी, ये 7 6 13, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, 13 नहीं जाता। अब ये जो है 3 से डिवाइड 8 4 12 ये होता है, और 7 8 या 56 होता है। तो ये 7 और 8 15, यानी 3 से ये भी होता है, ये भी होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम लेने के लिए अगर हम 8 और 4 को देखें कि यहाँ 8 और यहाँ 4 रख लें, एक सेकंड, इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं, है ना। अब इसको रब करने के बाद जो है हम अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 और यहाँ 4 रख लेते हैं। अब इसको जो है हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 9 84 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 8 से ये डिविजिबल है, और 4 से भी ये डिविजिबल है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें 7 8 भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ 8 है,
यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 8 तो हो ही रहा है फॉलो, अब यहाँ 7, तो यानी कि ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो ऑप्शन पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इसकी आ रही है वो ऑप्शन सी ही आ रही है, जो इसका करेक्ट आंसर है। हम 32 नहीं ले सकते, हालांकि फॉलो ये भी कर रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं है, तो हमें जो मैक्सिमम लेना है वो ऑप्शन सी ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरि कमल ललित जो है एक इलेक्शन लड़ते हैं, जिसके अंदर टोटल वोट जो है 6050 होते हैं और कोई भी वोट जो है बेकार नहीं जाते। तो जो कमल को 42% ज़्यादा वोट मिलते हैं हरि और ललित से, और ये भी दे रखा है कि ललित को 8% ही टोटल वोट के मिले हैं, तो हमें जो है हरि का वोट निकालना है। तो मान लेते हैं कि हरि प्लस ललित, और यहाँ मान लेते हैं कमल। अगर इसको 100% वोट मिला है तो इसको 42 ज़्यादा 142 मिला होगा। तो अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो 242 की जो वैल्यू दे रखी है हमको वो 6050 दे रखी है, और ये सीधा-सीधा कितने गुना अगर हम देखा जाए तो ये हमारा हो रहा है 25 दूना 50, 25 25 दूना 25 चौका 100, 105, 10 25 दूना 50, तो ये हमारा 25 गुना यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमारा ये 25 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, ये भी 25 गुना मिले होंगे। हाँ जी, ये भी 25 गुना मिले होंगे, तो ये 25 25 दूना 50 हो जाता है, 25 चौका 100, और ये 105, 10, और ये कितना हो गया 35, 25 एकम 25 और 10 35। तो ये हो गया। अब ये बोलता है कि जो ललित है, ललित को 8% वोट मिले हैं टोटल के, तो 6050 के 8% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छः 48 अपॉन 10, तो ये एक से ये जीरो हो गया, तो यानी कि 484 वोट जो है ललित को मिले हैं। अब 484 जो है वोट ललित को मिले हैं, तो अब हरि को वोट कितने मिले होंगे, तो 484 अगर हम यहाँ से निकाल लें तो कितना हो गया, ये 6, ये 1, ये 0, यानी तो ये जो हरि को वोट मिले हैं वो एक्चुअल में कितने वोट मिले हैं, 2016 वोट जो है हरि को मिले, जो कि ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है हमको, ये वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर हमें साफ दिख रहा है जी, इसको हम पहले तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको हम 1.24 इंटू 2.79 अपॉन में 2.64 इंटू 5.94 में ले लेते हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट डेसिमल से ये दोनों, ये डेसिमल गया, इससे ये गया। अब जो है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम इसको जी 4 टाइम्स 3 जा 12 और 1 ये ले लेते हैं। अब इसको 9 से इंटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 एकम 9, बिल्कुल जी ये हो गया ऐसे। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं 6 से, तो 6 चौक 24, 24 और ये 6 चौक 24, ये हो गया जी बिल्कुल ऐसे। नहीं, इसको हमें 8 से ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 22, है ना? नहीं, नहीं, 33। एक सेकंड, ये थोड़ा-सा यहाँ गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ी हो गई, इसको भी हमें रब करना पड़ेगा, है ना? तो ये हो गया हमारा कितना, इसको हम ले लेते हैं 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको जो हम क्या ले लें, इसको ले लें हम 6 और 9, 18, 18 तिया 54 और 18 तिया 54, बिल्कुल जी, ऐसे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब ये देखें 9 से तो ये कट गया जी 2 बारी में, ठीक है जी। ये 4 से ये भी कट गया 2 बारी में। अब ये 2 बार ऊपर 31 आ रहा है तो स्क्वायर रूट के बाहर आने में 1 बार आ जाएगा। अब ये 2 बार 3 है तो 1 बार 3 आ जाएगा। यहाँ 2 बार 2 है तो स्क्वायर रूट से बाहर आने में 1 बार 2, तो आंसर आ जाएगा 31/66, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 फ्रेंड्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया। ए और बी ने, ए 1.5 लाख रुपए ए ने लगाया और बी ने 2.5 लाख रुपए लगाया रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और उन्होंने जो है इस बात पे अपना समझौता किया कि भैया जो हमारा प्रॉफिट होगा वो जिस इन्वेस्टमेंट में हम जो है शेयर लगाएँगे, उस इन्वेस्टमेंट में हम उतने ही रेशियो में है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 साल के अंत में जो उनका प्रॉफिट बनता है वो बन जाता है 6 लाख रुपए। चलो ये बहुत बढ़िया बिज़नेस किया कि 6 लाख का प्रॉफिट भी बना लिया उन्होंने। लेकिन अब वो क्या करते हैं? अब वो ये करते हैं कि अपने प्रॉफिट जो प्रॉफिट उनका निकला, उन्होंने क्या करा, उस प्रॉफिट के अंदर 50-50 हज़ार रुपए ऐड करके वो बिज़नेस को अगला साल फिर इन्वेस्ट किया। तो अगले साल जो उनका प्रॉफ़िट आया, अगले साल जो बिज़नेस ने प्रॉफ़िट किया वो आया 4,20,000 का। तो अब ये पूछता है कि ए का शेयर क्या रहा होगा उस प्रॉफ़िट में। तो जी मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन्होंने 150 के का इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने 250 के का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये के 0 और के 0 से ये कट गया। के का मतलब हो गया थी 3 0। तो जो अनुपात आया वो कितना आया? वो आया 3:5 का। अब इस 8 की वैल्यू, है ना जी? अब इस 8 की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है 6 लाख। तो ये कितने गुना हो गई हमारी? ये हो गई 8 से 50 से 56, 8 पंजे 40, ये हो गया 56 हो गया, 8 में 40 और ये 3 0 ये आ गया।
तो यानी कि 75,000 गुना। तो अब इनको अगर हम निकालेंगे 75,000 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 की वैल्यू 3 5 15 3 20 1 22 22,500 जो है 2,25,000 2,25,000 तो ए का जो है प्रॉफिट हुआ। और 5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,75,000 रुपए, 3,75,000 रुपए हमारा बी का प्रॉफिट। अब इन दोनों में इन्होंने क्या करा कि 50,000 रुपए और ऐड कर दिए। इन दोनों ने क्या करा, इस दोनों में 50,000 रुपए ऐड कर दिए। तो ये कितना हो गया हमारा 3 जीरो इधर 7 5 12 4,25,000 तो ये हो गया। और ये हो गया 5 7 2,75,000। तो इन्होंने 2,75,000 ए ने और 4,25,000 बी ने इन्वेस्ट कर दिया जी अगले साल के लिए फिर एक बिजनेस के अंदर। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया। अब ये जो है 5 5 या 25 5 5 या 25 5 8 या 40 5 5 या तो ये 11 17 11 रेशियो 17 जो है इनका प्रॉफिट इस शेयर में इन्होंने करा अगले साल के लिए। तो लेकिन जो अगले साल इनका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया 4,20,000। तो यानी कि 28 की वैल्यू, ये 28 की वैल्यू दे रखी है वो 4,20,000 रुपए दे रखी है। तो ये कितना हो गई हमारी, कितना गुना सीधा सीधा दिख रही है हमको? ये दिख रही है हमको 28 से 1 गया 4 2 3 14 और ये 5 तो ये 15 140 ही हो गया और ये 3 गुना तो यानी कि 15,000 गुना। तो अब ये पूछता क्या है ए का शेयर, तो ये ए का शेयर तो 11 11 का मल्टीपल तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है हमको ए। तो हमको तो इसको सॉल्व भी नहीं करना था, यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख के यही मार देना था ऑप्शन इसी स्टेप के बाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो 11 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से तो ये हमारा 165,000 आ जाएगा, 165,000 आ जाएगा। तो यानी कि 1,65,000 जो है अगले साल ए का हिस्सा होगा प्रॉफिट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि एक कॉर्ड है सर्कल की जो दे रखी है कितनी उसकी 20.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस के ऊपर कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो देख लो जी ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर मान लेते हैं। अब इस कॉर्ड को मान ले, इस कॉर्ड को ए भी एक कॉर्ड मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 20.5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। तो पहला कंडीशन तो वो हो गया कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहाँ से बढ़ जाती है तो ये 10.25 हो गई, ये हो गई रेडियस। अब ये जो रेडियस आती है वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम आती है। तो जो रेडियस हुई वो तो साफ सीधी बात है जी 10.25 हो गई इस कंडीशन के हिसाब से। बिल्कुल है जी, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन, कंडीशन हो गई ये फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कॉर्ड जो हो ये खुद में आपस में एक डायमीटर हो, है ना। दूसरी मान लेते हैं ये कॉर्ड जो है इसी सेंटर से क्रॉस करेगी और ये डायमीटर हो गई। तो ये 20.5 सेंटीमीटर की ये डायमीटर हो गई तो रेडियस जो है अपने आप में 10.25 हो गया। तो ये जो रेडियस है वो बराबर हो जाएगा 10.25 सेंटीमीटर के। तो जब हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को देखते हैं तो जो रेडियस के बारे में वो हम कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि रेडियस जो है जी बड़ी हो सकती है और बराबर हो सकती है 10.25 सेंटीमीटर के। तो जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका सबसे करेक्ट आंसर है। ये होता है इसका फंडामेंटल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों कंडीशन बताते हुए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डेटा दे रखा है, इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है क्वेश्चन है मॉडल क्लास का। तो इसका तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जिसको पता है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि मोड इज इक्वल टू लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस frequency of model class minus frequency of preceding model class 2 times frequency of model class minus frequency of preceding model class minus frequency of succeeding model class into क्लास विड्थ, जो हमें साइज दिया होता है क्लास साइज। तो ये सब डेटा हमें दे रखा है। तो ये मोड जो है हमें दे रखा है सॉरी 48.5, लोअर फ्रीक्वेंसी बाउंड्री जो दे रखी है मॉडल क्लास की वो 46.5 दे रखी है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है मॉडल क्लास की वो 34, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 32। तो इसको 2 टाइम्स 34 कर लेते हैं माइनस 32 और इसके बाद जो दे रखी है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग की वो सक्सीडिंग की 25 दे रखी है और ये हाइट हमें निकालनी है। ये सारा डेटा जो है बिल्कुल अरेंज करके दिया हुआ है एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक के बाद एक, कोई इसके अंदर सीरीज में भी फर्क नहीं है। तो ये यहाँ से जब यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बच जाएगा 2 इक्वल टू ये गया 2 अपॉन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68 और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57। 57 जब माइनस करेंगे तो 11 ये आ जाएगा इंटू एच इसकी क्लास विड्थ। तो एच जो आ जाएगी 11 इसकी जो है मॉडल क्लास विड्थ आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बस सिंपलीफाई करना है। अब ये तो सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 36/45 तो ये 25/24 ये हो गया। बिल्कुल जी, 5 9 जा 5 5 जा 12 3 36 12 दूनी 24 3 से ये गया 3 9 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6 ये आ गया। अच्छा जी, अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 5/6 आ गया माइनस
देखते हैं अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे 12/21 इंटू 14/15 और ये 45/24 ये ऐसे हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये 15 से ये 3 बार गया, 3 से ये 7 बार चला गया, 7 से 2 बार चला गया और 12 दूनी 24 तो यानी कि ये 1 तो माइनस का 1 आ गया। तो अगर हम ये करेंगे तो -36/36 तो ये -31/36 जो है इस ब्रैकेट का आ गया। तो यानी कि 1/8 -31/36 प्लस 27/36 तो भैया कुछ तो लग रहा है कि सही हो रहा है, देखते हैं अब क्या होता है। ये 1/8 यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 4 36 आ गया माइनस का तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये 8 9 जा 72 और 9 माइनस 8 तो यानी कि 1/72 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 10,000 को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का 20% पर एनम है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 4,641 रुपए। अब ये बताइए और साथ में अब ये भी दे दिया कि भैया जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हम 6-6 महीने पे ले रहे हैं, 12 महीने पे नहीं ले रहे। तो अब ये बताना है कि कितने साल के लिए हमने जो है सम जो है इन्वेस्ट किया। तो सीधा देख लेते हैं 20% पर एनम का अगर चल ये 12 मंथ के लिए हो जाएगा तो 6 मंथ के लिए अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10%। अब इस 10% को अगर हम 2 बार ले लेते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारा 21% है ना? ये 10-10 20 हो जाएगा और यहाँ से कट के 21%। तो ये 21% को अगर हम 2 बार लेते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो देखते ही पता चल जाता है कि ये हमारा 21% को जो है हम 2 बार ही कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा वो इतना ही बनता है 4000 ये 46.41 का। तो हम इसको 21 इंटू 21/100 ले लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 42 ये हो जाता है प्लस 21 का जो स्क्वायर हो जाता है 441/100 तो ये 2 जीरो के बाद इधर डिजिट आ जाता है तो ये 42 प्लस 4.41 तो ये हमारा आ जाता है 46.41 तो एग्जैक्टली ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो यानी कि 4 बार तो ये 4 टाइम्स लगा है तो इन 6 मंथ इंटरवल 6 मंथ्स इंटरवल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल यानी कि हर साल 2 बार तो यानी कि 2 साल। तो आंसर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन 2 साल में जो है 4 बार लगा हर 6-6 महीने करके जो है तो 10,000 पे जो है 4,641 का ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब यहाँ पे सीधा दे रखा है कि एक मर्चेंट ने क्या करा है जी अपना सेल प्राइस जो है गुड का जो है अपने क्रय मूल्य की से 42% ऊपर जो है उसने फिक्स कर दिया है। तो ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए भैया उसने खरीदा तो 42% ऊपर 42 रुपए ऊपर 42% ऊपर फिक्स करा उसने अपना अंकित मूल्य। तो जो कि हो गया 100 का 42% 142 रुपए कहता है जी अब मैं इस पे बेचूँगा। लेकिन वो क्या करता है कि 15% का डिस्काउंट दे देता है अपने मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अगर मैं ये बोलूँ कि 142 का 15% निकाल लूँ फिर उसको माइनस करूँ इसकी जगह तो मैं इसको सिंपल बोल सकता हूँ 142 का मैं सीधा-सीधा 85% निकाल लेता हूँ। 142 का जो है मैं सीधा-सीधा 85% निकाल लेता हूँ। तो ये हम सीधा-सीधा अगर इसका 142 का 85% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो ये हो जाएगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 142 को 85 से तो ये हमारा 10 आ गया। तो 10 5 4 जा 20 21 5 एकम 2 7 हो जाएगा 16 32 और 1 33 हो जाएगा 11 तो ये हमारा 0 6 7 3 10 1 और 1 2 और ये तो ये हमारा कितना आ गया 120 तो ये आ जाएगा हमारा 120.70 तो हमें ये साफ दिख रहा है कि ये कितना ऊपर जा रहा है कॉस्ट प्राइस से 20.70% का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये राउंड ऑफ करके हमें बताना है तो इसको हम जो है एग्जैक्ट राउंड ऑफ करके जो है 21% बोल सकते हैं जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 2800 पे 10% के रेट पे 3 साल के लिए एक्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला अभी हमें पता है पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स दे रखा है 2800 रुपये दे रखा है और 10% के ब्याज रेट पे 3 साल के लिए दे रखा है। तो ये 2 जीरो से ये चला गया। अब दूसरा चीज़ ये कहता है कि 1736 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट लिया गया है 6200 पे 14% ब्याज रेट और वाई जो है टाइम है। तो ये 2 जीरो से ये चला गया। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई y की वैल्यू 1736 अपॉन 62 इंटू 14 तो हमें निकालना क्या है अनुपात निकालना है x अनुपात y का तो ये कितना आ जाएगा 28 इंटू 10 इंटू 3 अब ये y हो जाएगा 1736 और ये ऊपर चला गया 62 इंटू 14 अब यहाँ से जी हम काट लेते हैं यहाँ से अगर हम काटें तो 4 7 जा 28 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 4 जा 16 तो ये हो गया। अब ये हो गया तो अगर हम इसको देखें सिंपल सा तो ये हो जाएगा हमारा
7 नहीं 14 7 से जब तो ये यहाँ से सीधा-सीधा 7 बारी में चला गया, तो ये 7 से ये भी चला गया। तो अब ये 14 तिया की अगर हम बात करेंगे तो 42 हो जाएगा और इंटू 10 तो यानी कि 420 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा x अपॉन y का रेशियो, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन हुए इस वीडियो के अंदर, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस में आए थे। और इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। उन 4 से 6 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे इसके अंदर जो बहुत ही अगर हम उसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से करें तो वो काफ़ी टाइम लेते। तो उनको एग्ज़ाम वे का जो सॉल्यूशन था हमें उस पे ध्यान रखना था। तो ये जो 2023 मेंस जो हुआ था बहुत अच्छे लेवल का हुआ था और इसके अंदर जो सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देने की कोशिश की गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और एग्ज़ाम के जो सॉल्यूशन है वो पसंद आए होंगे। और भी इसी ऐसी तरीके की वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद एग्ज़ाम बाइट को देखने के लिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।